हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। क्या आप भी सीटेट पेपर 2 में साइंस को लेकर परेशान हैं? सिलेबस इतना बड़ा है, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें? तो घबराइए मत। आज हम टॉप 10 ऐसे कंसेप्ट करेंगे जो सीटेट में हर साल, मैं फिर से कह रहा हूँ, हर साल रिपीट होते हैं, और वो भी ट्रिक्स के साथ में, ताकि आप एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखो और ऑप्शन देखते आंसर को टिक कर दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सीटेट साइंस का रैपिड रिवीजन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम इन 10 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा हमारा? एसिड, बेस एंड सोल्ट। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद में फूड कंपोनेंट्स, देन इलेक्ट्रिक करंट, फ्रिक्शन एंड फोर्स, डिजीज, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, सोलर सिस्टम, एलॉयज, और लास्ट वाला टॉपिक कौन सा होगा? साउंड। ओके, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है। तो हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसिड, बेस, सोल्ट। एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं सोर इन टेस्ट, मतलब एसिड क्या होते हैं? खट्टे। और बेस क्या होते हैं? कड़वे, मतलब कि बिटर इन टेस्ट। अब मान के चलो कि किसी ने आपको कोई कंपाउंड दे दिया और आपको बोले कि आप इसको चेक करके बताओ कि ये एसिड है या फिर बेस है। अब आप हर एक कंपाउंड को ऐसे टेस्ट करके तो नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना, क्योंकि क्या पता किसी ने जहर दे दिया हो। तो अगर आपको किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना हो एज ए एसिड या फिर बेस, तो अपन किन की हेल्प लेते हैं? इंडिकेटर्स की। किन की हेल्प लेते हैं? इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर हमारे पास में वो तो इंडिकेटर की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ए एसिड या फिर बेस। और जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो क्या है? लिटमस। क्या होता है? लिटमस। यस और नो? तो ध्यान से देखना, जो लिटमस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ब्लू लिटमस, और दूसरा कौन सा होता है? रेड लिटमस। यस और नो? अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो मतलब ये है कि वो क्या है? एसिड है। और अगर कोई रेड लिटमस ब्लू के अंदर चेंज हो रहा है, तो मतलब वो सब्सटेंस क्या है? मेरा बेस होता है। आई बात समझ में? याद रखने की ट्रिक कैसी है? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बत्तरा से। BTRA। बी स्टैंड फॉर ब्लू, बी स्टैंड फॉर ब्लू, टी स्टैंड फॉर टू, आर स्टैंड फॉर रेड, और ए स्टैंड फॉर एसिड। मतलब ये है कि अगर कोई लिटमस पेपर ब्लू से रेड में जा रहा है, कि मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर चेंज हो रहा है, तो जो वो सब्सटेंस क्या होगा? वो सब्सटेंस मेरा होगा एसिड। और इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? बेस। मतलब ये है कि अगर कोई रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर चेंज हो रहा है, तो मतलब कि वो मेरा सब्सटेंस क्या है? बेस। तो सबको समझ में आया लिटमस के बारे में? यस और नो? ओके, देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी। और जो नेक्स्ट हमारे पास में क्या रहता है, इंडिकेटर होता है, वो है टर्मरिक। क्या होता है? टर्मरिक, हल्दी। हल्दी, ठीक है। तो टर्मरिक क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है कि अगर आपके हाथ में हल्दी है और हल्दी के ऊपर अगर आप साबुन लगा दो, तो क्या होगा? आपने कई बार देखा होगा ना कि आप खाना खाते हो, और खाना खाने के बाद जब आप साबुन से हाथ धोते हो, अगर आपके हाथ पे हल्दी लगी हुई है, तो वो और गहरी हो जाती है, वो रेड हो जाती है, उसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाता है। यस और नो? ठीक है। अब होता क्यों है, किसकी वजह से होते हैं? यहाँ पे देखो कि जो मेरी हल्दी होती है ना, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, तो एसिड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है हल्दी के कलर में। मतलब ये है कि हल्दी का कलर कैसा होता है? येलो। और अगर आपने इसके अंदर एसिड ऐड कर दिया, तो इसका कलर कैसा रहेगा? येलो ही रहेगा। यस और नो? अब कह रहा है कि बेस, अगर आपने इस हल्दी के अंदर बेस ऐड कर दिया है, तो हल्दी का कलर किसमें चेंज हो जाता है? रेड के अंदर। किसमें चेंज हो जाता है? रेड के अंदर हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मिल गया कि जो अपने जो सोप लगाई थी, साबुन लगाई थी, इसका नेचर कैसा होता है? ये होती है बेस। और जब इसको हल्दी के ऊपर लगाते हो, तो ये जो हल्दी का कलर येलो से किस में चला जाता है? रेड के अंदर चला जाता है। तो अपना सेकंड इंडिकेटर भी हो गया है। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड कौन सा होता है? चाइना रोज। क्या होता है? चाइना रोज। और ये लिख रखा है यहाँ पे, मेरा क्या है? एक चाइना रोज है, जिसको अपन गुड़हल का फूल भी बोलते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जब आप गुड़हल के फूल में या फिर चाइना रोज के अंदर एसिड ऐड करते हो,
इसका कलर कैसा कैसा हो जाता है, पिंक कलर या फिर मजेंटा कलर हो जाता है। और इसके अंदर अगर आपने बेस ऐड किया है तो ये किस कलर में चेंज चेंज हो जाता है, ग्रीन के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसमें दिखा रखा है कि आपने क्या लिया था, चाइना रोज लिया था और चाइना रोज का आपने सॉल्यूशन बना लिया है, दिख रहा है ना ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। इसका कलर कैसा है, पिंक कलर का होता है ये बेसिकली, दिख रहा है ना आपको। अगर आपने इसके अंदर एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड, मतलब एसिड के अंदर डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक या फिर मजेंटा कलर हो जाएगा। अगर आपने इसको बेस के अंदर डाल दिया है इस सॉल्यूशन को तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। यस और नो, तो चाइना रोज एसिड के अंदर डार्क पिंक या फिर मजेंटा कलर होता है और बेस के अंदर ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे आपको तीनों इंडिकेटर समझ में आ गए, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। यस और नो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे मैंने ये रखा है, जब आप किसी एसिड को बेस के साथ मिलाते हो तो क्या बनता है, सोल्ट, और प्लस में क्या बनता है, वाटर। इस वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि जब आप एक एसिड को बेस के अंदर मिलाते हो तो क्या बनता है, सोल्ट मिलता है और साथ में क्या मिलता है, वाटर। जैसे मैं बोलूं कि आपने HCl को NaOH के साथ मिलाया तो अपने पास में क्या मिलता है, NaCl प्लस में पानी। तो ये जो HCl मेरा क्या है, एसिड है, NaOH मेरा क्या है, बेस है, और मेरा जो NaCl ये क्या है, सोल्ट है, लास्ट में क्या निकला है, पानी। यस और नो, तो अपने पास में एसिड बेस एंड सोल्ट का जो मेरा ये जो अभी तक मैंने आपको बताया वो चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पे। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है और आपसे ऐसे पूछा जाता है कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड मेरा प्रेजेंट है, 8 स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इनके अंदर एसिड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो लिख रखा है कि विनेगर जो आप चाउमीन के अंदर डालते हो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। 8 स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट मतलब कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर एसिड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। कर्ड मतलब कि दही, दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड। स्पिनच मतलब कि जो पालक है, पालक के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। आंवला के अंदर क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड। टेमरिंट हो गया, ग्रेप्स हो गए, और जो अनराइप मैंगो होते हैं, जो कच्चे आम होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, टार्टरिक एसिड। तो ये तो हो गई एसिड्स की लिस्ट कि इनके अंदर ये एसिड मिलता है। अब आप इनको याद कैसे करोगे, तो याद करने के लिए हमारे पास में क्या है, ट्रिक है। तो यहाँ पे ट्रिक का कैसे लॉजिक बनता है, जैसे आप चाउमीन खाते हो तो चाउमीन आप ऐसे ही नहीं खाते, चाउमीन आप ऐसे ही नहीं खाते, उसके अंदर आप क्या डालते हो, विनेगर ऐड करते हो। यस और नो, मैंने कहा कि चाउमीन आप ऐसे ही नहीं खाते, उसके अंदर आप विनेगर डालते हो, विनेगर के बिना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं से क्या बनता है, एसिटिक एसिड। मतलब कि विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं चींटियों के अंदर, चींटियों के जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड मेरा प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि जो चींटियां होती है हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, किस में चलती है, एक सीधी लाइन में चलती है, एक फॉर्मेशन में चलती है। लाइन, जो सीधी लाइन का मतलब क्या होगा बेसिकली, कि फॉर्मेशन में चलती है। ये सुनो, अब फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्या होगा, फॉर्मिक एसिड। अब सिट्रस फ्रूट है, जो सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू हो गए, संतरे हो गए, जो इनको खट्टे फ्रूट्स बोलते हैं, इनके अंदर क्या होता है, सिट्रस मतलब खट्टा। ये सुनो, तो सिट्रस, सिट्रिक एसिड, ये तो साउंड सेम कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आई बात समझ में, यहाँ तक अपना होगा सिट्रिक एसिड वाला। अब आप देखो, जैसे कि आपका एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम है तो आपको जैसे घर से निकलने से पहले जो मम्मी होती है वो अपने को क्या खिलाती है, चीनी और दही खिलाती है। किसके लिए होता है ये, गुड लक के लिए होता है। जो दही किसके लिए है, ये गुड लक के लिए है। ये सुनो, और लक मतलब कि लैक्टिक एसिड, लक मतलब कि मेरा क्या होता है, लैक्टिक एसिड। मतलब कि कर्ड के अंदर क्या होगा, मेरा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। अब ये जो बैल होते हैं, ओक्स बोलते हो जिनको, ये क्या खाते हैं, पालक खाते हैं, हरी घास खाते हैं, ये तो खाएंगे ना। ओक्स मतलब ऑक्सैलिक एसिड, ओक्स मतलब कि ऑक्सैलिक एसिड। आई बात समझ में। अब देखो आंवला और एस्कॉर्बिक एसिड, ये दोनों सेम साउंड करें, आंवला एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला एस्कॉर्बिक एसिड। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो नाम होता है इसका विटामिन सी। क्या होता है, विटामिन सी। अब जैसे इमली है, इमली हो गई, ग्रेप्स हो गए और कच्चे आम है, इनको देखते आपके मुंह से क्या आता है, पानी आता है। और पानी कैसे आता है, टर पानी आता है,
ठीक है, तो कह रहा है इमली और कच्चे आम को देखते ही आपके मुंह से टर्टर पानी आ गया। और टर्टर का मतलब क्या है? टार्ट्रिक एसिड। टर्टर का मतलब क्या होगा? टार्ट्रिक एसिड। तो इसको आप एक दो बार देखोगे तो देखते ही आपको याद हो जाएगी, और जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आप एक झटके में उसका आंसर बता दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, अपन ने वो चीजें देखी हैं कि जैसे कि विनेगर के अंदर एसिड कौन सा होता है, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे देख ली है। ये सुनो, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई। एसिड बेस पर बेस्ड अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं जो सी टेट के अंदर पूछा गया है। इसमें लिख रखा है ए बॉय हैज ए थिक पेस्ट ऑफ टर्मरिक, कि बॉय एक लड़का है उसके पास में क्या है, एक पेस्ट है, और किसका पेस्ट है? हल्दी का पेस्ट है। टर्मरिक का मतलब क्या होता है? हेल्दी, हल्दी होता है, ठीक है। अब कह रहा है ऑन एडिंग दिस पेस्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये कि एक बार आप हल्दी को किसके अंदर डाल रहे हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल रहे हो, एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा आप किसके अंदर डाल रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाल रहे हो। व्हाट कलर वुड ही ऑब्जर्व, तो आपको क्या क्या उस, तो व्हाट कलर वुड ही ऑब्जर्व मतलब कि आपको क्या कलर ऑब्जर्व होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कैसा कलर आएगा, और जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला है तो कैसा कलर आएगा। तो याद करो, एसिड के अंदर नो चेंज बताया था ना, एसिड के अंदर नो चेंज, और बेस के अंदर हल्दी अपना कलर चेंज कर लेती है, किसके अंदर है? रेड के अंदर। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपने टर्मरिक डाला, टर्मरिक किसके अंदर डाला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, मतलब कि एसिड के अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो हल्दी का कलर कैसा होता है? येलो। तो एसिड के अंदर कैसा रहेगा? येलो रहेगा। लिख रखा है येलो इन बोथ केसेस, नहीं भाई, बेस के अंदर चेंज होगा, ये सुनो। येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ ये हो सकता है। पिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं। ब्लू इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, क्योंकि एसिड के अंदर हल्दी अपना कलर चेंज नहीं करती है, तो वो क्या रहेगी? येलो ही रहेगी। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। वो जो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है बेस, याद रखना क्या होता है? बेस होता है। तो जैसे ही आप हल्दी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हल्दी डालोगे, तो हल्दी हल्दी किसके अंदर चेंज हो जाएगी? येलो टू रेड। येलो टू रेड, इसका मतलब ये है कि एसिड के अंदर कलर क्या होगा? येलो होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होगा? ये रेड होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरा क्या है? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा मेरा। अब हम देखेंगे आज की क्लास का सेकंड टॉपिक, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर भी अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अपन बात करेंगे किसकी? रिएक्टिविटी सीरीज की। तो आपके दिमाग में क्या एक क्वेश्चन आएगा कि सर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज और कुछ नहीं, बस मेटल्स की एक लिस्ट है। एक मेटल्स की क्या है? एक लिस्ट है, जिसमें आपने ऊपर की साइड लिख रखे हैं बाहुबली। ऊपर की साइड कौन है? बाहुबली। बाहुबली मतलब कि ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। और नीचे की साइड क्या है? कमजोर लोग हैं, जो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, ये जो सीरीज बन गई इसको अपन क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब ये है कि जो ऊपर की साइड रहते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, और नीचे वाले क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, कि सर पोटासियम है ना मेरा, ये जो बैठा टॉप पे, पोटासियम क्या मेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। मैं बोल दूं कि पोटासियम के बाद कौन आएगा? सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। लेड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Pb। देन अपने पास में हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं Hg से। देन सिल्वर, और लास्ट में कौन है? गोल्ड। तो ये जो अपने पास में क्या बन गई है? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बन गई? रिएक्टिविटी सीरीज। आई बात समझ में? अब रिएक्टिविटी सीरीज है, आप पूछोगे सर इसका काम क्या है? काम इसका ये है कि अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको दो मेटल दे देंगे, ठीक है, और मेटल्स के बारे में पूछेंगे कि ये वाली मेटल इसको रिप्लेस कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, डिस्प्लेस या फिर रिप्लेस कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। जैसे आपके सामने एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे जिंक प्लस FeSO4। ठीक है, आपने क्या किया है कि FeSO4 का सॉल्यूशन था, जो FeSO4 का सॉल्यूशन होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कि FeSO4 का सॉल्यूशन था और उसके अंदर आपने डाल दिया जिंक। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से जिंक इस आयरन को
हटा पाएगा या फिर नहीं हटा पाएगा। तो आपको क्या देखना है, अगर जिंक मेरा ज़्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, आयरन से, तो हटा देगा। अगर रिएक्टिव कम हुआ तो ये हटा नहीं पाएगा। यहाँ पे आ जाओ, रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ तो रहा मेरा आयरन और यहाँ पे कौन है, जिंक। मतलब ये है कि जो आयरन के ऊपर कौन है, मेरा जिंक है। तो आयरन से ऊपर लाई करता है कौन, जिंक, और ऊपर की तरफ कौन से होते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो मेरा जिंक है वो आयरन से क्या मेरा ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो जिंक है मेरा वो आयरन को हटा देगा, और अगर आयरन को हटाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnSO4। क्या बनाएगा, ZnSO4, और बाहर क्या निकल जाएगा, आयरन। आगे बात समझ में, तो मतलब ये है कि जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल मेरी है। आई बात समझ में। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिया कि आपने एक तो लिया है क्या, जिंक सल्फेट लिया है, क्या लिया है, जिंक सल्फेट लिया, और आपने इसके अंदर डाल दिया कॉपर। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे जो मेरा कॉपर है इस जिंक को हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा, तो अपन किसकी हेल्प लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज की। कॉपर कहाँ पे, ये वाला रहा, और जिंक कहाँ पे, ये वाला। तो मेरा जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये सुनो, मतलब कि मेरा कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। अगर लीस्ट रिएक्टिव हुआ तो यहाँ से जिंक को ये हटा नहीं पाएगा, मतलब कि आगे रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझ में। तो एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको कोई रिएक्शन दे देंगे, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है, बताओ कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। आई बात समझ में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो ये है कि अपन इस सीरीज को याद कैसे करेंगे। तो याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो लिख रखा है, केदारनाथ के माली आलू जरा फीके पकाता है। या फिर लिख सकते हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ये सुनो, अब देखो, का एक तो ध्यान रखना है, जब का है ना, का को आपको लिखना है CA में। पता है ना आपको, जैसे सी को अपन कभी से पढ़ लेते हैं और कभी अपन क्या पढ़ लेते हैं, कै पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कै भी पढ़ लेते हैं, सी भी पढ़ लेते हैं, से भी पढ़ लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि अपन इस सीरीज को याद कैसे करें। याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो लिख रखा है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। लिख रखा है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, अब देखो, केदार, केदार मतलब के मतलब कि मेरा रहेगा पोटाशियम, ठीक है। नाथ, Na मतलब कि सोडियम। आई बात समझ में। Ca जैसे लिख रखा Ca का, केदारनाथ, आपको पढ़ना तो ऐसे केदारनाथ का, और आपको लिखना कैसे, Ca लिखना है, और Ca मतलब कि कैल्शियम। तो केदारनाथ का माली, एम एम मीन्स मैग्नीशियम, आलू मतलब कि एल्यूमिनियम, जरा मतलब कि जिंक, Fe मतलब कि आयरन, P मतलब क्या रहेगा, लेड, और पकाता है मतलब कि H। तो यहाँ तक तो आपको याद हो गई है, ये सीरीज याद हो गई, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। एक बार और पढ़ो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। के मतलब कि पोटाशियम, Na मतलब कि सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, M मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Z मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, P मतलब लेड, है मतलब कि है। आई बात समझ में। अब नेगे नीचे, आप इसको ऐसे याद देख लेना, नीचे वालों को, क्यों आज आए, HG को भूल जाना, क्यों आज आए, क्यों आज आए। तो ऐसे करके आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो ठीक है, अभी अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, ये देखो क्वेश्चन करते हैं जो पिछली बार आया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है, क्या कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो लिख रखा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो याद करो, देखो लिख रखा है ना, केदार नाथ का माली मैग्नीशियम आलू जरा फीके। तो लिख रखा है, देखो पहले यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख रखा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो देखो क्या है भाई, कि जिंक आयरन से ऊपर लाई करता है, तो ये तो चीज बात सही है कि मेरा जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो कह रखा है, अब देखो, आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो एल्यूमिनियम के नीचे लाई करता है, तो एल्यूमिनियम से ये लेस रिएक्टिव है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट देखो, इसके अंदर पहली स्टेटमेंट है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दूसरा लिख रखा है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटाशियम एंड कैल्शियम। कह रहा है जो सोडियम है ना मेरा,
पोटाशियम और कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। नहीं नहीं, गलत है कि जो सोडियम मेरा कैल्शियम से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, बट जो पोटाशियम उससे क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मेरी क्या है, गलत है। तो जो मेरे दो ऑप्शन बचे थे उसमें मेरा बी वाला गलत है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। अब बचा कौन सा, ये ऑप्शन सही है, बेसिकली बचा तो ये ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस ओनली ए स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी फिर भी देख लेते हैं। जो थर्ड कह रहा है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, कह रहा है जो एल्यूमिनियम है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो ये रहा मेरा एल्यूमिनियम और ये रहा मेरा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के नीचे लाई करता है क्या, एल्यूमिनियम, यही तो करता है ना, तो मतलब कि एल्यूमिनियम मेरा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो जो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ कौन सी सही है, पहली स्टेटमेंट सही है मेरी। आई बात समझ में, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना फूड कंपोनेंट्स, और फूड कंपोनेंट्स के अंदर भी मेनली अपन बात करेंगे किसकी, विटामिन और उसके टेस्ट की। तो सबसे पहले देखो कि विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, कि आदमी अंधा हो जाता है। बी की कमी से बेरी, बी 2 की कमी से बैड स्किन, बी 12 की कमी से एनीमिया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन के की कमी से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लग जाती है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इंपॉर्टेंट तो ये ना कि इनको याद कैसे रखेंगे, और याद रखने के अपने पास में फिर से क्या है, ट्रिक है। तो देखो ए, अगर ए की कमी हुई तो आदमी हो जाएगा अंधा, क्या हो जाएगा, अंधा, मतलब ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई, तो पहला तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेटिनोल, याद कर लेना भाई। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, रेटिनोल। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो देखो ए, ए मतलब कि आंखें, आंखें मतलब कि आईज, यस और नो। अब आंखों के अंदर क्या होता है, रेटिना, आंखों के अंदर क्या होता है, रेटिना, और रेटिना से क्या बन गया, ये रेटिनोल, क्या बन गया, रेटिनोल। तो पहला आपको क्लियर हो गया। विटामिन बी 1, बी मतलब कि बेरी, ये तो साउंड सेम कर रहे हैं, तो विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। आई बात समझ में। अब देखो विटामिन बी 2 की कमी से, बी 2 की कमी से हमारे पास में क्या होती है, स्किन होती है वो अपनी डैमेज हो जाती है, मतलब बैड स्किन बोल सकते हैं एक टाइप से। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि बी टू मतलब दो, बी टू दो। अब इसकी जो लाइन है वो कैसे कह रहा है, जब स्किन खराब होती है तो कहते हैं दूसरी स्किन आ रही है। विटामिन 2 दूसरी, दो है ना यहाँ पे, दो मतलब कि विटामिन 2 दूसरी स्किन आ रही है, और कब आ रही है, जब खराब होती है। तो कह रहा है कि जो विटामिन बी 2 की कमी से क्या हो जाती है, बैड स्किन होती है। विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया, और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी होना। ठीक है, तो अगर आप आपके बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। तो इसको ऐसा याद कर लेना, ठीक है। अब विटामिन सी, सी से स्टैंड फॉर स्कर्वी, विटामिन देखो सी सेम साउंड करें ना, स्कर्वी, स्कर्वी, और स्कर्वी का मतलब क्या होता है कि जो आपके गम्स होते हैं वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स बोलते हैं। स्कर्वी के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है जब C4 कट कट लगता है तो ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग गम्स होता है, स्कर्वी मतलब की ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स के अंदर क्या होता है, जो मेरी मसल्स, जो मेरी बोन्स होती है, मसल्स नहीं बोन्स होती है, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो रिकेट्स के अंदर क्या होता है, वीक बोन्स होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि रिकेट्स के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब इसको भी याद कैसे रखोगे, तो कह रखा है जो क्रिकेट होते हैं, क्रिकेट ट्रिक आप यूज कर सकते हो। कह रहा है जो क्रिकेट, क्रिकेट और रिकेट्स सेम से साउंड करते हैं ना, तो लिख रखा है रिकेट साउंड लाइक क्रिकेट, कि जो रिकेट्स होता है वो साउंड लाइक क्रिकेट, और क्रिकेट को खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स चाहिए। तो आपके अंदर जो रिकेट्स नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं होगी। आई बात समझ में। विटामिन के, विटामिन के की कमी से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपको मान लो कहीं कट लग गया है, अगर कट लग गया तो वहां पे बेसिकली जल्दी से खून जमता नहीं है, क्लोटिंग नहीं होती है, वहां पे खून बहता ही रहेगा, खून बहता ही रहेगा। अगर के नहीं है तो खून नहीं जमेगा, तो वहां पे ब्लीडिंग होती रहेगी। याद कैसे करोगे, तो लिख रहा है के 4 खून, के 4 खून, और खून का जमना, ये क्लोटिंग है, लिख रखा ना क्लोटिंग। तो विटामिन के क्लोटिंग करवाता है, विटामिन के करवाता है क्लोटिंग। अगर के नहीं है तो खून बहता रहेगा, मतलब कि ब्लीडिंग क्या होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। होप आपको ये वाली टेबल क्या होगी, बिल्कुल याद हो गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी देख लो भाई,
कि वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? ये होती है बी एंड सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होती है? वाटर सोल्यूबल होती है। इसके अलावा जो और विटामिन होती है वो क्या होती है? फैट सोल्यूबल होती है। याद कैसे करोगे? याद आप कर सकते हो WBC से, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। और इसको इसका मतलब ये है, W मतलब कि वाटर, और बी और सी क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, बाकी क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। आगे बात समझ में? तो WBC से आप याद कर सकते हो इनको। तो अपने पास में फूड एंड कंपोनेंट्स वाला ये चार्ट भी हो गया। अब आगे देखो भाई, अब अब अपन देखते हैं इनके टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। लिख रखा है कि स्टार्च, स्टार्च का क्या टेस्ट होता है? आपने घरों में देखा होगा ना कि आप जैसे घी लेके आते हो और घी के अंदर बेसिकली मिलावट कर देते हैं स्टार्च की। किसकी मिलावट कर देते हैं? स्टार्च की। घी है, घी के अंदर क्या डाल दिया? स्टार्च डाल दिया, मिलावट है। तो आप कैसे कैसे पता लगाओगे आपका जो घी लेके आए वो प्योर है या फिर इम्प्योर है? प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो वहां पे अपन एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो टेस्ट के अंदर करते क्या है? आपने जो घी लेके आए हो उसके अंदर अपन डालते हैं क्या? आयोडीन। क्या डालते हैं? आयोडीन। अगर आयोडीन डालने के बाद में घी का कलर अगर क्या हो जाए, या तो ब्लू या फिर क्या हो जाए? ब्लैक कलर हो जाए, तो मतलब कि अपने जो आपने जो घी लिया था उसके अंदर मिलावट थी, और मिलावट किसकी है? स्टार्च की है। आई बात समझ में? तो ध्यान क्या रखना है, जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के डालने पर क्या कलर देता है? या तो ब्लू कलर देता है या फिर ब्लैक कलर देता है। तो मतलब कि स्टार्च का आपको ये टेस्ट पता लग गया। तो स्टार्च का टेस्ट कौन सा होता है? आयोडीन वाला। आयोडीन डालो, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्लू कलर का हो रहा है आयोडीन डालने पे, मतलब कि वहां पे क्या है? स्टार्च है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोटीन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसके अंदर डालते हैं कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, और ये कलर होता है इसका क्या? ब्लू कलर होता है। क्या होता है? ब्लू कलर होता है। याद रखना इसका ब्लू कलर होता है। और जैसे मैंने आपको FeSO4 का बताया था, ये क्या होता है मेरा? ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के अंदर कास्टिक सोडा डालते हो, कास्टिक सोडा मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालती हो, तो ये क्या होता है? अगर वोयलेट कलर का हो जाए तो मतलब कि उसके अंदर प्रोटीन है, अदरवाइज प्रोटीन नहीं है। तो अगर आपको प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना हो, कॉपर सल्फेट प्लस में कास्टिक सोडा डाल दो। अगर वोयलेट कलर का हो रहा है तो मतलब क्या उसके अंदर प्रोटीन है, अदरवाइज प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है ना कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक दो सोडा के नाम और बता देता हूँ। बेकिंग सोडा, नाम सुना होगा ना, मीठा सोडा बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। याद रखना भी, इनको पेपर में आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? NaHCO3 अपने इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, बात समझ में? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4, जो है इलेक्ट्रिक करंट। और एक बात ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास में कंडक्टर होता है, जब भी इससे करंट पास होता है, तो ये जो कंडक्टर था इसके अंदर क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, मतलब कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आप जैसे कि जानते हो कि हमारे घरों में महंगे महंगे टीवी होते हैं, फ्रिज होते हैं और AC लगे होते हैं। अगर अचानक से हाई वोल्टेज आ जाए तो ये जल सकते हैं। तो इनको बचाने के लिए हम छोटा सा बॉडीगार्ड लगाते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। यस और नो? अब आप एक बार देखो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। एक तो ये देख लो। दूसरा, ये किससे बन के बना होता है? ये मिल के बना होता है लेड प्लस में टिन। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ये क्या होता है? एलॉय होती है किसकी? लेड प्लस में टिन की। ये सुनो, अब ये काम कैसे करता है? काम क्या होता है बेसिकली इसका, कि जब भी करंट है ना, एक लिमिट से ज्यादा आता है, तो ये जो फ्यूज होता है मेरे पास में, ये गर्म हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। तो जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हाई करंट पास होगा, तो हाई हीट क्या होगी? इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, और वो हीट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज था ये मेरा क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। अगर ये मेल्ट हो गया तो जो सर्किट था वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मतलब ये है कि उसमें से आगे अभी करंट पास नहीं होगा। ठीक है, जो अपने जो मेन अप्लायंसेस थे वहां तक करंट अभी नहीं जाएगा। तो ऐसे करके जो हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और किससे प्रोटेक्ट होते हैं, हाई वोल्टेज से। किससे प्रोटेक्ट होते हैं, हाई वोल्टेज से। और प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इसके बारे में मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख रखा है, आप एक बार इसको देख लेना। अब अपन बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज था, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसके जुड़वा जुड़वा भाई की, और इसका जुड़वा भाई क्या है, हीटिंग एलिमेंट। आपने देखा था जो हीटिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है कि जैसे ही इससे करंट पास होता है तो ये मेल्ट हो जाता था। और जो मेरा हीटिंग एलिमेंट है इसका जस्ट रिवर्स है, ये मेल्ट नहीं होता है, बल्कि जब इससे करंट जब इससे पास होता है तो ये क्या हो जाता है, ये लाल कलर में बदल जाता है। देखा होगा ना आपने। और जो हीटिंग एलिमेंट है, ये एक वायर होती है जो अपन किसके अंदर यूज करते हैं, हीटर के अंदर यूज करते हैं, आयरन के अंदर भी यूज करते हैं, टोस्टर के अंदर यूज करते हैं, या फिर गीजर के अंदर भी यूज करते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट का पता लग गया। हीटिंग एलिमेंट जब इससे क्या होता है, करंट पास होता है तो ये मेल्ट नहीं होता, ये पिघलता नहीं, ये डटा रहता है, और ये क्या होता है, लाल कलर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है किससे मिलके बना होता है, तो ये मिलके बना होता है किससे, नाइक्रोम से। ये नाइक्रोम वायर का होता है। और जो नाइक्रोम वायर होती है ये एलॉय होती है किस किस की, निकल और क्रोमियम की। क्या होता है हमारे पास में, निकल एंड क्रोमियम की। और जैसे मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज था उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, तभी ये नहीं पिघलता है। आई बात समझ में। और इसके अलावा क्या होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होती है इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, मेरे पास में काफी ज्यादा हाई होता है। मतलब ये है कि ये अपने अंदर से करंट को आसानी से पास नहीं होने देते हैं। जैसे लिख रखा है कॉपर, कॉपर को आप एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अगर रेजिस्टेंस लो है तो यहाँ से करंट आसानी से पास हो जाएगा, ये सुन लो। और अपने को तो ऐसी चीज चाहिए ना कि जहाँ पे करंट आसानी से पास ना हो, तो अपने को क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का वायर चाहिए। और हाई रेजिस्टेंस का जो वायर होता है वो क्या होता है, नाइक्रोम की वायर होती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा हीटिंग एलिमेंट भी हो गया है। दोस्तों कभी सोचा है कि केले के छिलके पर पैर पड़ते ही हम फिसल क्यों जाते हैं, या फिर कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से जो स्ट्राइकर होता है इतनी तेज कैसे भागता है। इसके पीछे की जो साइंस है वो है फ्रिक्शन। ठीक है। सबसे पहले तो एक मंत्र याद कर लीजिए, जो फ्रिक्शन होता है ये अपना फ्रेंड भी है एंड दुश्मन भी है। ठीक है। जैसे ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप जमीन पर चल रहे हो, तो चल किसकी वजह से रहे हो, ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर आप नोटबुक पे कुछ लिख पा रहे हो तो किसकी वजह से लिख पा रहे हो, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये तो अपना इसके पॉजिटिव साइड है। अब देखो अपने पास में मशीनें होती हैं, मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। वो खराब होने का कारण क्या है, वही फ्रिक्शन है। तो मैंने इसीलिए बोला कि जो अपना जो फ्रिक्शन होता है ये अपना दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अब फ्रिक्शन के कुछ टाइप होते हैं, और इन टाइप को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपने एक बहुत बड़ा भारी बक्सा लिया है ना, ये बक्सा रख दिया आपने, और ये क्या रेस्ट के अंदर है, किसके अंदर है, ये रेस्ट के अंदर है। अब आप इस बक्से को धक्का लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो ना यहाँ पे, बट ये बक्सा हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि इस बक्सा था और ये जो जमीन था इसकी सतह आपस में क्या हो गई, लोक हो गई है। ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का जो फ्रिक्शन होता है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको अपन बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें होता है, रेस्ट के अंदर होता है। आई बात समझ में। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था। अब सेकंड पॉइंट अपना कौन सा है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है, ये जब लगता है जब कोई बॉडी है ना या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है ऑलरेडी मोशन के अंदर होते हैं। जैसे मान लो कोई ये जैसे ऑब्जेक्ट लगा रखा है मैंने, ये ऑलरेडी मोशन में है ना, मूव कर रहा है, अभी ऑलरेडी मोशन में। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन का क्या नाम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जो पीछे अपन ने देखा था कि जो अपने पास में बक्सा था, बॉक्स था, बहुत ज्यादा भारी था, उसको खिसकाना मुश्किल था। वहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा था क्योंकि वो था स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मेरा जो बॉक्स था वो रेस्ट के अंदर था। बट एक बार आपने अगर बॉक्स को आगे खिसका दिया, जैसे एक बार आपने बॉक्स को क्या कर दिया, आगे खिसका दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको पुश करना आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉक्स किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम होता है क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये सुनो। ठीक है।
अब अपन नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप मेरा कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई बॉडी है ना रोल कर रही हो। क्या कर रही है कोई, जब बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल। आपसे ये पूछ, जैसे कोई एक आपको ये सिनारियो दे देंगे और यहाँ पे पूछ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो लिख रखा है जैसे कोई अपने पास में एक छोटा बच्चा है और कोई हैवी सूटकेस है जिसके क्या लगे हुए, व्हील्स लगे हुए हैं। उसको ड्रैग करना क्या है, आसान है। वो छोटा बच्चा उस सूटकेस को क्या कर पाएगा, ड्रैग कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, व्हील्स लगे हुए हैं। अगर व्हील्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ना, वो कौन सा लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, स्टैटिक, देखो अभी आपको ये याद कर लेना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। फिर होता है कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये कब लगता है, जब मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें होता है, रेस्ट में होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब मेरे पास में ऑब्जेक्ट किसके अंदर होता है, मोशन के अंदर होता है। क्या होता है, मोशन के अंदर होता है। और रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब मेरा कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जहाँ पे अपने को फ्रिक्शन की नीड होती है, ज़्यादा फ्रिक्शन की नीड होती है। तो पहला क्या होता है, जो जिम्नास्ट्स होते हैं या फिर कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, ये अपने हाथों पे क्या लगाते हैं, जो मिट्टी होती है उसको रब करते हैं या फिर कोई पाउडर लगाते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी या पाउडर लगाने का जो मेन मोटिव है, यहाँ से क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बेटर ग्रिप मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। शूज एंड टायर्स, आपने देखा हो जो शूज होते हैं या फिर टायर्स होते हैं, इनके अंदर अंदर क्या होता है, इनकी जो सोल होती है वहाँ पे क्या बने होते हैं, खांचे बने होते हैं। अब उन खांचों का भी मतलब क्या होता है कि वहाँ से फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड होता है और जो अपने पास में जो टायर्स होते हैं फिर शूज होते हैं, इनके बीच में ग्रिप अच्छी बनती है, जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं करते। आपने देखा हो जो बाइसिकल्स होती है उनके अंदर ब्रेक पैड्स लगे होते हैं। ठीक है, उनका काम भी क्या होता है, फ्रिक्शन को बढ़ाना, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास में कार होती है, बाइसिकल्स होती हैं, वो आसानी से रुक सके। तो ये जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पे अपन जो फ्रिक्शन होती है उसकी पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं कि अपने को यहाँ पे फ्रिक्शन की नीड होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिखने के लिए भी आपको फ्रिक्शन की नीड होती है, चलने के लिए भी आपको फ्रिक्शन की नीड होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आपको फ्रिक्शन कहाँ कहाँ कम फ्रिक्शन चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कहाँ कहाँ कम फ्रिक्शन चाहिए, जो कैरम बोर्ड का मैंने एग्जांपल लिया था कि कैरम बोर्ड पे आप क्या करते हो, फाइन पाउडर डालते हो। अब फाइन पाउडर डालते हो तो वहां से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, उस जिसकी वजह से जो मेरा स्ट्राइकर होता है वो तेज स्पीड के साथ में मूव कर सकता है। उसके बाद में लिख रखा है मशीन्स होती है, मशीन के अंदर हमें कम फ्रिक्शन चाहिए होता है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ पे अपन ऑयल यूज़ करते हैं या फिर ग्रीस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया और जो मशीन के पार्ट होते हैं वो जल्दी डैमेज नहीं होंगे। अब आप करते हो बॉल बेरिंग लगाते हो, जो अपने पास में फैन होते हैं, या ठीक है, या फिर कार्स होती है, बाइसिकल्स होती है, वहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और बॉल बेरिंग के अंदर भी क्या होता है, फ्रिक्शन, ये बॉल बेरिंग क्या काम करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो ये वाले कुछ पॉइंट थे जहाँ पे आपको फ्रिक्शन कम चाहिए होता है। साइंस में एक टॉपिक ऐसा है जो हमें डॉक्टर बना देता है लेकिन एग्ज़ाम में सर दर्द कर देता है, जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज़। सवाल सीधा आता है, बताओ टाइफाइड वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से, और हम वहाँ अक्कड़ बक्कड़ करने लगते हैं। लेकिन आज के बाद में नो कन्फ्यूज़न, मैं आज आपको 4 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा और ये टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वायरल डिजीज़, कि ऐसी डिजीज़ जो वायरस से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लो कि वायरस से डिजीज़ कौन कौन सी होती है, उसके बाद में आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो। तो देखो, वायरस से डिजीज़ कौन कौन सी होती है, रेबीज आपको पता है, कुत्ते के काटने से होता है। खसरा, ठीक है, जिसको मीसल्स बोलते हैं। हर्पीज़ होता है, हर्पीज़ के अंदर क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, अल्सर मतलब कि छाले हो जाते हैं, मुंह में हो सकते हैं, पेट में हो जाते हैं। ठीक है, हर्पीज़ हो गया। हेपेटाइटिस, जिसको अपन पीलिया बोलते हैं या फिर जॉन्डिस बोलते हैं। पोलियो, बहुत नाम सुना होगा आपने। ठीक है, पोलियो के अंदर क्या होते हैं, जो पैर होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एड्स हो गया। उसके बाद में छोटी माता, जिसको अपन चिकन पॉक्स बोलते हैं। और इसी तरीके से जो होता है स्मॉल पॉक्स, जिसको अपन बड़ी माता बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। देन है डेंगू, फिर है गलसुआ, फिर है इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी बीमारियां हैं, डिजीज हैं जो वायरस से होती है। अब अपना मेन काम तो ये ना कि पेपर में क्वेश्चन है तो अपने को अटेम्प्ट करना है, और मैंने बता दिया क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो इसको याद रखने की ट्रिक देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रेखा हमें हिट करके
पीछे छोड़ गई। अब एक एक वर्ड को पकड़ो, जैसे यहाँ पे रे है ना, तो रे मीन्स रेबीज, रे मीन्स रेबीज, तो रेबीज किससे होता है, वायरस से। ठीक है, फिर है खा मतलब कि खसरा, खसरा भी किससे होता है, वायरस से। देन है हमें, है का मतलब है हर्पीस, हर्पीस किससे होता है, ये भी वायरस से है। फिर इस यहाँ पे आओ ही ही मतलब कि हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस किससे होता है, ये भी वायरस से है। देन देखो उसके बाद में क्या है, हिट करके, हिट करके, फिर यहाँ पे इनको भूल जाओ करके वाले को। फिर देखो पी स्टैंड फॉर पोलियो, पोलियो वायरस से होता है। फिर देखो ए, इसके पीछे ए है ना, ए मीन्स एड्स, पीछे ए मतलब कि एड्स होता है, ये भी क्या होता है हमारे पास में, वायरस से होता है। उसके बाद में देखो छः है ना, यहाँ पे छः मतलब कि छोटी माता, क्या है यहाँ पे, छोटी माता। तो इसके साथ आपको दोनों याद रखनी है, छोटी माता मीन्स चिकन पॉक्स, और जो छोटी बड़ी माता होती है मतलब कि स्मॉल पॉक्स, दोनों किससे होते हैं, वायरल डिजीज होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे ड आ रखा है, ड मतलब कि डेंगू, है ना, ड मतलब कि डेंगू हो गया, डेंगू। उसके बाद में गै मीन्स गर्ल्स हुआ, क्या हो गया, गर्ल्स हुआ। और लास्ट में क्या है, ई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी बीमारियां हैं जो किससे होती है, वायरस से होती है। रेखा, रेखा हमें इट, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। दो तीन बार बोलो इसको मेरे साथ में, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो आपकी सारी सारी वायरल डिजीज याद हो जाएगी। यस और नो, ठीक है। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले तो इनके नाम देख लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले लिख रखा है गोनोरिया, तो ये एक एसटीडी डिजीज होती है। सिफिलिस होती है हमारे पास में, ये भी एक एसटीडी डिजीज है। टाइफाइड होता है, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है भाई, टाइफाइड को ध्यान रखना, ये वायरस से नहीं, ये बैक्टीरिया से होती है, जैसा कि इस लिस्ट में लिख रखा है मैंने, इस सेक्शन में लिखा है ना। और ये जो वायरस का नाम होता है उसका नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड होता है वो किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, उसके बाद में प्लेग, प्लेग आपने कई बार सुना होगा ना, प्लेग का। जो प्लेग है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, किससे फैलती है, ये चूहे से फैलती है या फिर फ्ली से फैलती है। फ्ली मतलब कि जो पिस्सू होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, पिस्सू बोलते हैं जिनको अपन देसी लैंग्वेज में, तो उनकी बात हो रही है, तो उनसे फैलता है ये। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के अंदर होता है क्या कि गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपने सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स के अंदर होती है, बेसिकली लंग्स की मेनली अपन बात करते हैं। उसके बाद में काली खांसी जिसको अपन बोलते हैं हुपिंग कफ, और एक नाम और होता है, एक नाम और होता है इसका पर्टूसिस, क्या होता है, पर्टूसिस। तो आप इनमें से कोई हिंदी इंग्लिश में देख लेना कौन सा मिलेगा आपके पेपर में, काली खांसी, हुपिंग कफ, पर्टूसिस। ठीक है, उसके बाद में न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हो गया। फिर उसके बाद में टेटनस है। ठीक है, फिर उसके बाद में कुष्ठ रोग है जिसको अपन लेप्रोसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। फिर होता है हैजा जिसको अपन कोलेरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है अपने पास में, बैक्टीरियल डिजीज है। ये तो आपको पता लग गया कि इनका नाम बैक्टीरियल, ये वाली डिजीज बैक्टीरिया से होती है, बट इनको याद भी तो रखना है ना। तो जो बैक्टीरियल डिजीज है उसको याद करने का तरीका थोड़ा मॉडर्न है, एक मॉडर्न ट्रिक है जिसमें मैंने लिख रखा है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। एक बार मेरे साथ बोलो, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। अगर आपको ये सेंटेंस, ये जो लाइन याद हो गई है, तो इसका मतलब आपको ये जो सारी बैक्टीरियल डिजीज आपको याद हो जाएगी। तो लिख रखा है ना, जीएसटी, जी मतलब कि गोनोरिया हो गया, एस मतलब कि सिफिलिस हो गया, टी मतलब कि टाइफाइड, पै मतलब कि प्लेग, उसके बाद में डी है ना यहाँ पे, डी डी मतलब कि डिप्थेरिया, टी मतलब कि ट्यूबरक्यूलोसिस, फिर उसके बाद में पंडित का मतलब कि काली खांसी, न्यू मतलब कि न्यूमोनिया, उसके बाद में टी है, टी मीन्स टेटनस हो गया, का मतलब कि कुष्ठ रोग, का मतलब कि कुष्ठ रोग है, और लास्ट में है मतलब कि हैजा, हैजा हो जाता है ना कई बार, जिसको अपन कोलेरा भी बोलते हैं। तो ये सारी क्या होगी अपने पास में, बैक्टीरियल डिजीज हो गई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन टी आए ना, टी टी टी। पहला टी तो मेरा क्या है, टाइफाइड, याद करना, देखो टाइफाइड है। ठीक है, दूसरा टी कौन सा है मेरे पास में, ट्यूबरक्यूलोसिस है। ठीक है, और जो तीसरा टी क्या बता रहा है, टी बता रहा है टेटनस के बारे में। तो तीन टी आए यहाँ पे, और दो का आए हैं। तो पहला तो कौन सा है, काली खांसी, वूपिंग कफ, और दूसरा कौन सा है, कुष्ठ रोग जिसको अपन लेप्रोसी बोलते हैं। तो ये सारी डिजीज किससे होती है, ये होती है बैक्टीरिया से। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो यहाँ पे अपन बात करें प्रोटोजोआ डिजीज, जो प्रोटोजोआ से होती है। तो सबसे पहले तो उन डिजीज का नाम देख लो, फिर अपन इसकी ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास में पायरिया होता है। अब पायरिया के अंदर होता है क्या है, जो अपने गम होते हैं ना, मसूड़े होते हैं, वहाँ से
ब्लीडिंग, खून आने लग जाता है, ठीक है, पायरिया के अंदर। उसके बाद में क्या है, कालाजार। कालाजार के अंदर क्या होता है, ब्लैक फीवर भी बोलते हो जिसको। फिर है मलेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसका पता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होती है। फिर है हमारे पास में क्या, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस भी किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। अब इसको याद रखने की ट्रिक देख लेते हैं। तो लिख रखा है पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, कि घर पे तो सोने नहीं देते उनको, तो काम पे जाके वो सो जाते हैं, ठीक है, काम भी करते हैं और सो भी जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, पापा, पापा मतलब कि पायरिया, का मतलब कि कालाजार। दो का वहाँ पे भी आई थी पिछली बार, उसमें काली खांसी थी और कुष्ठ रोग था, ठीक है, वहाँ से याद रख लेना। यहाँ पे का क्या मतलब कि कालाजार, ब्लैक फीवर बोलते हैं जिसको। फिर है हमारे पास में क्या, मैं मतलब कि मलेरिया। और लास्ट में क्या है, सोते। सोते मतलब कि स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो ये अपने पास में 4 डिजीज हैं जो प्रोटोजोआ से होती है। जो मेन है वो है मलेरिया वाली, इसको याद रखना अभी। मलेरिया किससे होती है, अपनी होती है प्रोटोजोआ से। डेंगू किससे होती थी, याद करो, डेंगू होती थी वायरस से, ठीक है। डेंगू क्या है मेरे पास में, वायरल डिजीज है। और मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ डिजीज है, प्रोटोजोआ से होती है। अब देखो नेक्स्ट अपन जो लास्ट बचता है, अब हम देखते हैं कि फंगस से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो यहाँ पे अपन बात करें फंगल डिजीज की, तो फंगल डिजीज ध्यान से देखो कि गंजापन, बाल्डनेस होती है ना, वो फंगस से हो सकती है। उसके बाद में अस्थमा, जिसको अपन दमा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दाद होते हैं, रिंग वोम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या, एथलीट्स फुट, ठीक है, एथलीट्स फुट। तो ये सारी किससे होती है, फंगस से होती है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना, कह रहा है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा मतलब कि गंजापन, फंगस से होता है। दमा, दमा मतलब कि अस्थमा, अस्थमा की बात करें ना, ये भी किससे होता है, फंगस से होता है। दै मतलब कि दाद हो गया, आप इसे याद कर सकते हो। रिंग वोम होता है, ये भी किससे होता है, फंगस से होता है। अब उसके बाद में फ्रूट, फ्रूट मतलब एथलीट्स फुट, ऐसे याद कर सकते हो। देखो फुट है ना, ये एथलीट्स फुट होती है, ये भी किससे होती है, फंगस से होती है, ठीक है। एथलीट्स फुट के अंदर क्या होता है, पैर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप एक बार इसकी फोटो देखना, गूगल पे जाके देख सकते हो कि एथलीट्स फुट के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो आपने अभी ये पहले अपने वायरस डिजीज पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में बैक्टीरियल पढ़ी थी, जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। फिर आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ के थ्रू कौन सी होती है, और उसके बाद में लास्ट में पढ़ा आपने फंगल डिजीज, ठीक है। तो आपको मैंने चारों की चारों याद करवा दी है। पहले वाली की ट्रिक क्या थी, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। बैक्टीरिया वाली क्या थी, जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका है, ठीक है। प्रोटोजोआ वाली कौन सी थी, पापा काम पर सोते हैं। और फंगल वाली कौन सी है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो इन चारों ट्रिक को आप एक बार देखे जाना। हमारे आसपास हर पल बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि मिल्क से कर्ड बन जाना, ठीक है, वाटर से आइस बन जाना, लोहे पे जंग लग जाना। लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तो फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। आज मैं आपको एक मास्टर की देता हूँ, आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है खुद से। जब भी आपको फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ आप एक सवाल पूछो खुद से कि क्या कोई नई चीज़ बनी है। क्या पूछना है, कि क्या कोई नई चीज़ बनी है। अगर नई चीज़ बनी है तो वो है केमिकल चेंज। अगर कोई नई चीज़ नहीं बनी है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। सिंपल सी बात है। कह रहा है कि हमारे पास में अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। अभी बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा। अगर अपने पास में नो न्यू सब्सटेंस, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। पहली बात यहाँ तक। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कि फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, दूसरे पे जाओ। दूसरे पे क्या करना है, मान के चलो कि आप ए से बी गए, ए से बी बन रहा है। अगर आप वापस बी से ए बना पा रहे हो, तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल। कैसा चेंज है, फिजिकल, मतलब कि रिवर्सिबल होती है। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होते हैं, कि आप ए से बी गए हो और बी से ए भी बना पा रहे हो, तो कैसा है, फिजिकल चेंज है। अगर आप सिर्फ ए से बी ही बना पा रहे हो और बी से ए नहीं बना पा रहे हो, तो ये कैसा चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है। कैसा चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है। आई बात समझ में। अब इन दो एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं ऊपर ना, मिल्क से कर्ड वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो पहले देखो,
आप खुद से पूछो कि कोई नई चीज बनी है? हाँ सर बनी है। मिल्क अलग है और कर्ड अलग है, भाई मिल्क की कंपोजिशन अलग रहेगी और दही की कंपोजिशन अलग रहेगी। यस और नो? अगर कोई नई चीज बनी है तो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। पहले आपने बोला केमिकल चेंज होगा, कैसा है? केमिकल चेंज है। ये दूसरी डेफिनेशन भी लगा सकते हो आप कि अगर आप मिल्क से कर्ड में तो बना सकते हो, मिल्क से आप दही तो बना सकते हो, बट दही से आप मिल्क नहीं बना सकते, मतलब कि उल्टा नहीं कर सकते। और जहाँ पे उल्टा पॉसिबल नहीं हो तो कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। तो समझ में आ गया? पहला तो क्या केमिकल चेंज है। दूसरा देखो, आपने क्या किया, वाटर से आइस में चले गए, तो क्या नई चीज बनी है? यहाँ पे कोई भी नई चीज नहीं बनी है, क्योंकि वाटर के अंदर ये वाटर भी क्या है? H2 है, और आइस भी क्या है हमारे पास में? H2 है। बट डिफरेंस यही है कि ये तो मेरे पास में लिक्विड है और ये मेरे पास में क्या है? सॉलिड है। आई बात समझ में? तो मतलब कि कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। अगर यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया कि मेरा फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, तो अब दूसरा सवाल खुद से पूछो। आपने पानी से आइस बना दी, अब देखो कि आप बर्फ से पानी बना सकते हो क्या? उल्टा पॉसिबल है, और जहाँ पे उल्टा पॉसिबल होता है मतलब कि वो कैसा होता है? फिजिकल चेंज होता है। आई बात समझ में? तो ये ऐसे करके आपसे क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, चेंज चेंज क्या आएगा? शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, मतलब कि कोई लिक्विड से सॉलिड के अंदर जा सकता है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर आ सकता है, गैस के अंदर जा सकता है। तो मतलब कि ये है कि वहाँ पे स्टेट चेंज होती है। उसके बाद में क्या, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जैसे मैंने बोला कि कोई नया सब्सटेंस बनने वाला नहीं है। और यूजुअली क्या होती है? रिवर्सिबल होती है, उल्टा कर सकते हो आप इनको। जैसे एग्जांपल दे रखा है, आइस से वाटर और वाटर से स्टीम, मतलब कि वेपर बना दिया आपने, भाप बना दी। तो ये भी तो हमारे पास में, आइस भी तो पानी है, H2 है, और ये भी H2 है, और ये भी क्या है? H2 है। तो लिख रखा है ना, सब H2 हुई है, तो मतलब ये कैसा चेंज है? ये है मेरा फिजिकल चेंज। क्या है? फिजिकल चेंज। आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, इसी तरीके से मेरा क्या रहेगा? केमिकल चेंज रहेगा। तो केमिकल चेंज भी सेम है इस तरीके के, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, और यूजुअली क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप इसका उल्टा नहीं कर सकते। जैसे मिल्क से आप दही बना सकते हो, बट दही से आप मिल्क नहीं बना सकते। कह रखा कर्ड वापस मिल्क नहीं बन सकता। तो ये चेंज कैसा होगा हमारे पास में? ये चेंज होगा क्या? केमिकल चेंज। आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, बुध, शुक्र, पृथ्वी। नाम तो सबको याद है, बट अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख रखी है, तो इससे आपको नाम भी याद हो जाएंगे। बट सीटेट में नाम नहीं, ग्रहों की कुंडली पूछी जाती है। एग्जामिनर ये नहीं पूछा कि अर्थ के बाद कौन आता है, वो पूछेगा कि वह कौन सा ग्रह है जो पानी पे तैर सकता है। ठीक है, तो आइए आज हम सौर मंडल के राज खोलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये अपने पास में क्या है, सबसे पहले ऑर्डर याद रखिए कि एक पुरानी ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो क्या रखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई मतलब कि मरकरी, वेरी मतलब कि वीनस, ई मतलब कि एफिशिएंट, मतलब यहाँ से ई आएगा तो अर्थ रहेगा, मदर मतलब मदर का एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, और एन से क्या रहेगा? नेपच्यून। आई बात समझ में? ये तो आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप इसको जैसे अपने सप्ताह के नाम होता है ना, वहां से याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? अब बुध से स्टार्ट करना, ठीक है, बुधवार, ठीक है, जैसे लिख रखा है। एक बार को बीच में छोड़ देना, बृहस्पतिवार को छोड़ा, उसके बाद कौन आएगा? शुक्रवार। फिर छोड़ देना शनिवार को, शनिवार को छोड़ा तो कौन आएगा? रविवार, मतलब कि पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर रविवार को छोड़ देना, सॉरी, रविवार के बाद में आप सोमवार को छोड़ देना, कौन आएगा? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार के बाद आप बुधवार को छोड़ दोगे तो कौन सा आएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद में आप शुक्र को छोड़ दो तो कौन आएगा? शनिवार। तो आपको बुध से चलना है और एक एक वार को छोड़ते हुए चलना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद में क्या है? बृहस्पति, और लास्ट में क्या है? शनि। ये तो हो गई। उसके बाद आपको दो याद रखने, अरुण और वरुण। आई बात समझ में? इतनी चीज समझ में आ गई ना? ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ओके। अब देखो आगे, देखो ये जो अपने पास में क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो चार प्लेनेट हैं, ये वाले यहाँ पे, इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट। और ये जो इनर प्लेनेट होते हैं, ये रॉक से बने होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये जो चार प्लेनेट बाहर, ये ना, ये कौन से हमारे पास में? जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून हो गया। ठीक है, ये जो चार प्लेनेट हैं, इनको बोलते हैं आउटर प्लेनेट।
क्या बोलते हैं, आउटर प्लेनेट बोलते हैं। और ये मेनली किसके बने होते हैं, गैस के गोले होते हैं, ऐसे बोलते हैं ये सारी सारी क्या है, गैस के गोले हैं। आई बात समझ में। अब देखो जो इनर प्लेनेट और जो आउटर प्लेनेट को जो डिवाइड करता है, ये है हमारे पास में ये, ठीक है, इसको अपन डिवाइडर बोलते हैं मेनली। ये क्या है, डिवाइडर। और मेरा डिवाइडर कौन सा है, ये है एस्ट्रॉइड होते हैं। तो एस्ट्रॉइड किसका काम करता है, डिवाइडर का काम करता है। किस किस को डिवाइड करता है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट को डिवाइड करता है। आई बात समझ में। और आपसे पूछ सकता है कि जो एस्ट्रॉइड होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये किसके बीच प्रेजेंट होता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो अपने पास में नेपच्यून था, नेपच्यून के बाहर कौन सा होता है, क्यूपर बेल्ट होता है। ठीक है, नेपच्यून के बाद क्या होता है, क्यूपर बेल्ट होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना, जो इनर प्लेनेट है कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, किसके बने होते हैं, रॉक के। आउटर प्लेनेट कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, किससे बने होती हैं, गैस से बनी होती हैं या फिर लिक्विड से बनी होती हैं। यहाँ पे डिवाइडर की तरह कौन काम करता है, एस्ट्रॉइड किसकी तरह बिहेव करते हैं, डिवाइडर की, जो डिवाइड करता है इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट को। एस्ट्रॉइड की लोकेशन क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछ लेगी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, मरकरी। ठीक है, याद कैसे रखोगे, मरकरी, एम आ रहा है ना, मिनी, मिनी मतलब क्या होता है, छोटा। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है। ठीक है। उसके बाद में वीनस, वीनस इंपॉर्टेंट है। वीनस सबसे अगर पूछ लेगी सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, गर्म ग्रह कौन सा है, तो कौन सा होता है, वीनस। कैसे याद रखोगे इसको आप, जैसे आप अवन लेते हो ना, अवन, वी आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको अवन से याद कर सकते हो, वीनस होता है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, वीनस होता है। और जो सन और मून के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो भी कौन सा है, वीनस है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो रोटेशन होती है ना, बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब कि उनकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। बट वीनस की रोटेशन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब कि ऑपोजिट टू अदर प्लेनेट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब कि क्लॉकवाइज है। तो वीनस क्या करता है, उल्टा घूमता है। वीनस के अलावा यूरेनस है ना, यूरेनस, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, बट मेनली वीनस वाला याद करना। यूरेनस भी क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मतलब कि ऑपोजिट रोटेशन होती है। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, मार्स को अपन रेड प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। बट ये पूछ सकता है कि क्यों बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड क्या होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिख रखा है, इसके जो मार्स होते हैं इसके टू टाइनी मून्स होते हैं, फोबोस और डीमोस होते हैं, ये याद रखने की इतनी नीड नहीं है। उसके बाद में जुपिटर। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो कौन सा है, जुपिटर। तो याद कैसे रखोगे, जुपिटर ना, जुपिटर। तो जुपिटर देखो, जय मतलब कि ऐसे साउंड कर सकता है, जाइंट। और जाइंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा। तो ये हमारे पास में जुपिटर क्या होता है, लार्जेस्ट प्लेनेट होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सैटर्न जो सनी होता है उसमें क्या करें, इसको अपन फ्लोटिंग प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लेनेट बोल सकते हैं। क्योंकि ये इसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब ये पानी के ऊपर तैर सकता है। तो कह रहा था ना कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा ग्रह कौन सा है जो पानी पे तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है, तो कौन सा है, वो सैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये अपना सोलर कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ेंगे एलॉयज के बारे में। तो सबसे पहले तो एलॉयज देख लो, ठीक है। एलॉयज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये आपने एक दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिला दिया है और वहां से एक नई चीज बना दी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले ब्रास, ब्रास को हिंदी में बोलते हैं क्या, पीतल। तो पूछ लगते हैं जो ब्रास है किसकी एलॉय है, तो किसकी है, कॉपर और जिंक मिलाते हैं। जब आप कॉपर और जिंक को मिलाते हो तो अपने पास में क्या बनता है, ब्रास मिलता है। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे, ट्रिक याद रखने का, इसको याद रखने की ट्रिक है, पिताजी। पिताजी है ना, पी मतलब कि पीतल, पीतल मतलब कि ब्रास, ता मतलब कि तांबा, तांबा किसको बोलते हो आप, कॉपर को बोलते हो। और जी मतलब क्या हो जाएगा, जिंक। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पिताजी से। तो जो ब्रास है, पीतल है, वो किसकी किन की एलॉय है, कॉपर और जिंक की है। दूसरा देखो ब्रोंज, ब्रोंज को अपन क्या बोलते हैं, कांस्य पदक बोलते हैं, कांस्य होता है ना। तो ब्रोंज क्या होता है, कॉपर प्लस में टिन का होता है। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है मेनली, कॉपर और किस में होता है, टिन का होता है। जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज के अंदर कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे कॉपर तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आएगा जिंक और यहाँ पे क्या रहता है, टिन। यहाँ पे क्या रहता है, टिन। तो कॉपर और टिन की एलॉय होती है। उसके बाद में क्या है, स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील होती है। तो यहाँ पे ये एलॉय किस किस की होती है, आयरन की, क्रोमियम की, निकल की और कार्बन की। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं
मेटल्स कौन थी, आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों को आप मिलाते हो और क्या मिलाते हो साथ में, कार्बन भी लेके चलते हो। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे, यहाँ पे लिख रखना फिकर नहीं, जैसे आप सिंपल बोल सकते हो फिकर नहीं, तो फिकर नहीं है तो फी मतलब कि आयरन हो गया, कर मतलब कि क्रोमियम हो गया, और नी मतलब कि निकल हो गया, तो फिकर नहीं। तो आपसे पूछ ले कि क्रोमियम का काम क्या होता है, क्रोमियम किसके लिए डाला जाता है कि इसके अंदर चमक आए। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होते हैं, मेटल्स वह तीन है, आयरन, क्रोमियम, निकल, और नॉन मेटल क्या, नॉन मेटल में मिलाई जाती है कार्बन। मेन कौन सी है हमारे पास में, आयरन, क्रोमियम, निकल। कैसे याद रखते हो आप इसको, फिकरनी, 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 फिकरनी। तो आयरन Fe, क्रोमियम Cr और निकल Ni। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सोल्डर। आप सोल्डरिंग करते हो जिसको आप टांका बोलते हो, सोल्डर क्या होती है, सोल्डरिंग और होती है किस किस की, लेड और टिन की। ठीक है, लेड और टिन की होती है। और मैंने बोला था सोल्डर आप किसके अंदर यूज करते हो, जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज यूज करते हो, किसका बना होता है, सोल्डर का बना होता है। तो आपको मैंने चार और बता दी जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने पढ़ा था तो नाइक्रोम वायर थी, नाइक्रोम वायर किसकी बनी होती है, निकल प्लस में क्रोमियम की। कहाँ यूज करते हो आप, इनको हीटिंग एलिमेंट के अंदर यूज करते हो। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। ये मेरे पास में फ्यूज थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, लो था। और मैंने बताया था जो फ्यूज होती है क्या होती है, सेफ्टी गार्ड होती है, जो अपने पास में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती है उनको गार्ड करने का काम करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको छः और बता दी है, सॉरी छः और नहीं, एलॉयज बता दी है, तो आप इनको एक बार पक्का याद कर लेना। ठीक है, पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है साउंड। कौन सा है, साउंड। तो सबसे पहले तो अपने पास में यही आ जाता है कि साउंड, ठीक है, हाउ साउंड ट्रेवल, मतलब कि साउंड कैसे ट्रेवल करते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि जो साउंड है ना, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब या तो हवा चाहिए या पानी चाहिए, मतलब कि गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, फिर अपने पास में क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकती है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं होगा। तो लिख रखा है साउंड नीड ए मीडियम, क्या चाहिए इनको, मीडियम चाहिए टू ट्रेवल। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे स्पेस में, जैसे वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे हवा नहीं है। वैक्यूम का मतलब है कि जहाँ पे हवा नहीं है, बिल्कुल एयर नहीं है, तो वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा ना कि जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं वो आपस में बातें नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, कि जो बोलेंगे तो बोलेंगे तो जो जो साउंड है वो कानों में जाएगी। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, बट ऊपर स्पेस के अंदर कोई एयर है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं, तो वहाँ पे ये साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर तो चाहिए चाहिए। ठीक है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, इसका मैंने ऑर्डर लिख रखा है कि जो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी। तो जो साउंड की स्पीड होती है सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड के अंदर होती है। तो फास्टेस्ट क्या होती है, सॉलिड के अंदर। देन क्या आएगा, लिक्विड, और लास्ट में क्या है, गैसेस। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होता है, सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करता है, फिर आता है लिक्विड के अंदर, और फिर आता है क्या हमारे पास में, गैस के अंदर। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, और एक चीज यहाँ पे देख लेना कि जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है, आपको पता है ना डेंसिटी। फिर लिक्विड की आती है, फिर क्या आती है, गैसेस की आती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है वो, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पिछली बार इस कंसेप्ट से, डेंसिटी वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, अब देखो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि किसी की आवाज तो भारी है, लाउड है ना, लाउड वॉइस है, और किसी की आवाज क्या है, थोड़ी सी तीखी है। तीखी है ना, जिसको अपन पिच बोलते हैं, बेसिकली पिच की वजह से होती है। लाउडनेस मतलब कि भारी है, और पिच मतलब कि तीखी, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, जो लाउडनेस है ना वो डिपेंड करती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, ये ध्यान रखना। अगर किसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसकी लाउडनेस, उसकी वॉइस की लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में जो पिच होती है भाई, आवाज तीखी है या फिर मतलब पतली है या नहीं है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना, जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, और जो मेरी पिच है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी के वॉइस लाउड है, आवाज लाउड है, ठीक है, तो मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। अगर किसी की पिच ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वही बात समझ में थी, आप लिख रखा है LA, लॉस एंजलिस है ना LA, तो लाउडनेस और साथ में क्या है हमारे पास में, एम्पलीट्यूड।
ठीक है। उसके बाद में एफ पी मतलब यहाँ पे फेस पाम बोल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और पिच रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है लाइन्स रोर, जब लाइन क्या करता है, रोर करता है, तो क्या है वो हाई लाउडनेस है। हाई लाउडनेस है मतलब कि यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी कम है। ठीक है, और जो मॉस्किटो होते हैं, उनकी आवाज़ चुभती है। चुभती मतलब उनकी पिच क्या है, ज़्यादा होती है, और पिच ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि लो लाउडनेस होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। आई बात समझ में? ठीक है भाई। एक बात और देख लेना कि यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी याद रखना कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे रेंज ऑफ हियरिंग की। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन साउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरा होता है ऑडिबल साउंड, और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, जब साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। तो अगर लेस देन 20 हर्ट्ज साउंड की फ्रीक्वेंसी है तो वो किस कैटेगरी में आता है, इंफ्रासोनिक साउंड के अंदर आएगा। ठीक है, अब ऑडिबल साउंड है, ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, और ये वाली रेंज होती है क्या होती है, ऑडिबल होती है, जिसको आप और मैं सुन पाते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर साउंड की फ्रीक्वेंसी हुई तो अपन वो सुन नहीं पाएंगे, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इससे नीचे हुई तो भी अपन उसको नहीं सुन पाएंगे। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तब भी ह्यूमन ईयर उसको सुन पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, या फिर बोल सकते हो 20 किलो हर्ट्ज होती है। ठीक है, इसको भी ह्यूमन सुन नहीं पाते क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 से क्या है, ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो ये तो अपने रेंज बता दिए। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ले रखा है मैंने राइनासोर्स। राइनासोर्स के अंदर क्या होता है कि राइनासोर जब आपस में बात करते हैं तो वहां से जो साउंड निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 हर्ट्ज, जो किस रेंज में आ रही है, लेस देन 20 हर्ट्ज के अंदर रेंज में आ रही है। तो मतलब यहाँ से जो ये राइनोसोर्स आपस में बात करते हैं तो वहाँ पे इंफ्रासोनिक साउंड निकलती है और इसको ह्यूमन नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, राइनासोर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, बट उसको ह्यूमन नहीं सुन पाएंगे। इसी तरीके से क्या वेल मछली, वेल होती है। फिर अपने पास में क्या एलिफेंट हो गए। ये सुनो, अब देखो अर्थक्वेक वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे साउंड रिलीज होती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है। वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे देखो लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो ह्यूमन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल साउंड है उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और इसकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना अर्थक्वेक वाले की वो क्या लेस देन 20 हर्ट्ज है, तो अपने इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। बट कुछ जानवर होते हैं जिनको पहले ही पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। उनमें से कौन है, राइनासोर्स हो गया, वेल होगी, एलिफेंट हो गई। इनको क्या होता है, पहले ही पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। आई बात समझ में? इतनी चीज समझ में आ गई हुई। नेक्स्ट क्या, ऑडिबल साउंड मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ठीक है। अब आप एक बार ना गूगल पे जाके देखना, एक नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, गाल्टन विशल। गाल्टन विशल ये क्या होती है, ठीक है, आप इसको एक बार गूगल पे जाके चेक करना। अगर आज आपको क्लास में मजा आया है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद हुई है तो गुरु दक्षिणा के लिए मुझे बस 2 चीज़ें चाहिए। पहला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बने रहे हमारे साथ में ऐसे ही वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।